हेलो क्लास 11th। सो आज हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर 2 बायोलॉजी का, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है हमारे अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। मतलब कि जानवरों को किस कैटेगरी में रखा गया है, प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखा गया है, और उसके अंदर भी जो सब कैटेगरीज हैं उन सारी चीज़ों को हमको समझना है। पहले कैसे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता था, अलग अलग उनको कैसे बांटा जाता था, अब कैसे बांटा जाता है, तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन हुआ है इसी क्लासिफिकेशन को हमको समझना है। ठीक है, तो आज इसका हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रीडिंग करेंगे। एंड आपको पता होगा कि 90 to 95% क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी की लाइन से ही बनते हैं। एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझने एक अलग क्वालिटी होती है, और जितनी बार आप इसको रीड करेंगे उतनी बार आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो मैंने बहुत ही डिटेल में और जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है उनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, उसको आप भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, डॉन ऑफ सिविलाइजेशन मतलब होता है जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग तरीके से बांटने का प्रयास किया गया था। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर ऑन यूज। मतलब कि पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके अंदर जान है, उनको इस तरीके से कैटेगराइज किया जा रहा था कि उनका यूज है या नहीं है इस बेसिस पर। मतलब आप ऐसा समझो कि अगर कोई जानवर है, अगर वो हमारे काम आ रहा है, तो उसको मैंने एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिया, जैसे मैंने उस कैटेगरी का नाम रख दिया यूजफुल एनिमल्स, तो उस कैटेगरी में मैंने उस जानवर को डाल दिया। और ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो मेरे काम का ही नहीं है, उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, तो उसको मैंने नॉट यूजफुल एनिमल्स के कैटेगरी में डाल दिया। समझ रहे हो आप? तो इस प्रकार से पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था। तो पहले जो कैटेगराइज किया जा रहा था वो साइंटिफिक बेसिस पर कैटेगराइज नहीं किया जा रहा था। मतलब कोई ऐसा नहीं कि हाँ उनका डीएनए और उसका डीएनए सेम है तो उसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया, ऐसा नहीं। अगर वो हमारे काम का है तो उसे यूजफुल कैटेगरी में डालेंगे, अगर वो हमारे काम का नहीं है तो उसे नॉट यूजफुल कैटेगरी में डालेंगे। तो इस तरीके से पहले क्लासिफाई किया जाता था। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले और लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता था, ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे काम का है तो उसे यूजफुल कैटेगरी में डालेंगे, अगर काम का नहीं है तो डिस यूजफुल कैटेगरी में डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर किसने क्लासिफाई किया था? एरिस्टोटल ने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफाई किया था। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। अब मेरी बात आप समझिए कि उन्होंने सबसे पहले प्लांट्स को कैटेगराइज किया था 3 कैटेगरी में, ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में। तीनों को हम लोग हाइट के बेसिस पर देखें तो सबसे बड़े ट्रीज होते हैं, उससे छोटे श्रब्स होते हैं और उससे छोटे हर्ब्स होते हैं। हर्ब्स में जैसे पुदीना वगैरह आ गया, तुलसी वगैरह आ गई। ठीक है, ट्रीज में मैंगोज वगैरह आ गए। तो इस प्रकार से हाइट के बेसिस पर उन्होंने जो सबसे बड़े हैं उनको ट्रीज में उन्होंने क्लासीफाई किया, जो उससे छोटे हैं उसको श्रब्स में किया, है ना, और जो और भी छोटे प्लांट हैं उनको उन्होंने हर्ब्स में किया। तो 3 कैटेगरीज में उन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया था। अच्छा, यहाँ पर लिखा है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर, जैसे उसका शेप देखा, साइज देखा, कलर देखा। तो यहाँ देख रहे हैं आप ना, साइज के बेसिस पर उन्होंने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। देखिए यहाँ पर इन्होंने प्लांट को कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 1, 2, 3 ग्रुप में। अब यहाँ पर इन्होंने एनिमल्स को भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। अच्छा, इन्होंने किस बेसिस पर डिवाइड किया था? इन्होंने कहा कि जिस जानवर के पास रेड ब्लड है उनको हम एक अलग कैटेगरी में रखेंगे, और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है उनको एक अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस जानवर के पास रेड ब्लड होता है उसको इनियमा कहते हैं। ठीक है, और जिन जानवरों के पास, जिन एनिमल्स के पास रेड ब्लड नहीं होता है उन्हें एन इनेमा कहते हैं। तो आपको ये इनेमा के आगे एन लगा देना है, तो एन इनेमा हो जाएगा जिन जानवरों के पास रेड ब्लड नहीं होगा। ठीक है, इन लीनस टाइम अ 2 kingdom system of classification with the planty and animal kingdoms was developed that included all plants and animals respectively। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कैरोलस लीनस, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, कैरोलस लीनस के टाइम पे 2 kingdom सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। मतलब कि क्लासीफाई किस बेसिस पर किया जा रहा था? किंगडम के बेसिस पर क्लासीफाई किया जा रहा था। मतलब मैं आपको इजी लैंग्वेज में अगर समझाना चाहूँ तो इन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब आप मेरी बात समझो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जानवर भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं। और जानवर में भी सिर्फ जानवर, आप गाय, भैंस, बकरी ये सब मत समझिए, ह्यूमन बींग्स भी जानवर की कैटेगरी में आते हैं। साइंस में ह्यूमन बींग्स भी एक एनिमल्स है। ठीक है,
तो यहाँ पर इन्होंने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम सिर्फ 2 किंगडम में बांटेंगे। मतलब इन्होंने 2 किंगडम बनाया, एक उन्होंने बनाया प्लांटी किंगडम, एक बनाया एनिमल किंगडम। प्लांटी किंगडम में जितने भी प्लांट थे, चाहे वो हर्ब्स हो, श्रब्स हो, ट्रीज हो, सब वो प्लांटी किंगडम में रखे जाएंगे। और जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, इंसान हो, चाहे जानवर हो, मतलब कि भैंस बकरी कुछ भी हो, है ना, वो आपका एनिमल किंगडम में आ जाएगा। तो 2 किंगडम यहाँ पर देखिए किंगडम के बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया है। आपको रिवाइज करते हुए चलना है कि सबसे पहले यूज और डिसयूज पर कैटेगराइज किया गया था, फिर उसके बाद एरिस्टोटल ने साइंटिफिक बेसिस पर सबसे पहले क्लासिफाई किया प्लांट को 3 कैटेगरीज में और एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में इन्होंने क्लासिफाई किया, रेड ब्लड और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। फिर उसके बाद लिनस के टाइम पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, प्लांटी और एनिमल किंगडम। प्लांटी में सारे प्लांट्स रखे गए थे और एनिमल में सारे एनिमल्स रखे गए थे, ठीक है। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, लेकिन ये सिस्टम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को अलग अलग नहीं कर रहा था। मतलब आप मेरी बात समझिए, यूकैरियोट्स क्या होता है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल में न्यूक्लियस होता है या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, लेकिन ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था इनका 2 किंगडम सिस्टम। ये आपको इसकी जो कमियां हैं वो आपको ध्यान देनी है, ठीक है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच में क्लासिफाई नहीं कर पा रहा था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था। मतलब ऐसा था ना कि जैसे प्लांट में जिन प्लांट के पास, या मैं ऐसा कहूँ कि जिन एनिमल के पास एक सेल है उसको भी इन्होंने एनिमल में रख दिया, जिस एनिमल के पास मल्टी सेल है उसको भी इन्होंने इसमें रख दिया। तो यहाँ पर अगर मैं इस ग्रुप को मैं अगर ध्यान से देखूं तो इसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि किस एनिमल के पास एक सेल है, किस एनिमल के पास मल्टी सेल है। मुझे तो खाली ये पता है ना कि वो एनिमल है, और वो एनिमल किंगडम में एनिमल चाहे मल्टी सेलुलर चाहे यूनिसेलुलर सारे इन्होंने एनिमल में ही रख दिए। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है, ठीक है। तो ये चीज इनके ग्रुप में पता नहीं चल पाई, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनके डिसफीचर्स हैं। उसके बाद फोटोसिंथेटिक, जैसे कि ग्रीन एल्गी एग्जांपल हो गया। ग्रीन एल्गी आप समझ रहे होगे काई वगैरह जो पड़ जाती है ना। नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे फंगी हो गया। तो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच में भी इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये इनका जो क्लासिफिकेशन था ये बहुत ही इजी था। देखो जैसे हम लोग ने कहा कि भैया 2 किंगडम हमने बनाया, जितने भी प्लांट है उनको प्लांट किंगडम में रखा, जितने भी एनिमल है उनको एनिमल किंगडम में रखा। तो ये तो बहुत ईजी है, अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ईजी है। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू आइदर कैटेगरी। लेकिन ऐसे भी कई सारे ऑर्गेनिज्म थे जो दोनों ही कैटेगरी में नहीं आ रहे थे। भाई इन्होंने किस बेसिस पर प्लांट और एनिमल में क्लासीफाई किया? देखिए प्लांट की क्वालिटी ये होती है कि प्लांट में जो सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो सेल वॉल के बेसिस पर इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जैसे उनके शुरुआत में उनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते हैं उनकी सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अब यहाँ पर उस ऑर्गेनिज्म को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मतलब आप ऐसा समझिए कि पहले सेल वॉल है और बाद में वो सेल वॉल हट जा रही है, तो वो अगर पहले सेल वॉल है तो वो तो प्लांट में आ गया, और फिर बाद में हट जा रही तो एनिमल में आ गया। तो किस कैटेगरी में उसे रखा जाए, ये कंफ्यूजन यहाँ पर आ गई, ठीक है। हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडुकेट, ठीक है। इसलिए ज्यादा दिनों तक ये जो 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन था इसका यूज नहीं हो सका। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वाज आल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर देखा गया कि भैया सिर्फ सेल वॉल के बेसिस पर हम क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं, हमें अदर कैरेक्टर का भी यूज करना पड़ेगा। जैसे क्या क्या देखना पड़ेगा? इंटरनल कैरेक्टर देखने पड़ेंगे। जैसे आपने देखा ना, इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया था। मॉर्फोलॉजिकल मैंने बताया ना एक्सटर्नल कैरेक्टर के, लेकिन अब हमें इंटरनल कैरेक्टर की भी जरूरत है। जैसे सेल स्ट्रक्चर, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसे है, नेचर ऑफ वॉल का नेचर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस प्रकार से उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हेट्रोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है ना। ये सारी चीजें मैं भी आपको बताऊंगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप से होते हैं, ठीक। हैबिटेट मतलब वो कहाँ रह सकता है, कोल्ड रीजन में रह सकता है या वार्म रीजन में रह सकता है। मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, किस प्रकार से वो रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। एसेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल हो गया, ठीक है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, किस प्रकार से वो इवॉल्व हुए हैं और उनका अपने पूर्वजों से क्या रिलेशन है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी अगर हमको क्लासीफाई करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हैंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। फिर धीरे धीरे जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था, मतलब आप मेरी बात समझिए कि दो किंगडम जो क्लासिफिकेशन था, फिर ऐसा नहीं कि यही दो किंगडम क्लासिफिकेशन चलता रहा। यहाँ पर हमको पता चला कि इसके कई सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से इनको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते थे अच्छे तरीके से, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो इस दोनों कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, तो ये ज़्यादा दिनों तक इसको हम यूज़ कर नहीं पाएंगे। धीरे धीरे इसमें कई सारे चेंजेस आए क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ, मतलब आप मेरी बात समझो कि शुरुआत में प्लांट किंगडम था या प्लांटी किंगडम था, ठीक है, और फिर एनिमल किंगडम था। ये दोनों किंगडम शुरुआत में थे। अब इसके बाद और भी किंगडम बने, फॉर एग्जाम्पल मोनेरा किंगडम बना, ठीक है। अब ये 3 हो गए। फिर उसके बाद पता चला एक और किंगडम बना, फंगी किंगडम बना। फिर उसके बाद पता चला एक और किंगडम बना, प्रोटिस्टा किंगडम बना। तो आप मेरी बात ध्यान से समझो कि यहाँ पर जब 2 किंगडम था तो ये दोनों था, ठीक है। जब 3 किंगडम हुआ तब भी ये दोनों था। जब 4 किंगडम हुआ तब भी ये दोनों किंगडम उसमें था। जब 5 किंगडम हुआ तब भी ये दोनों किंगडम उसमें था। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो। तो चाहे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हो, चाहे 3 किंगडम का क्लासिफिकेशन हो, चाहे 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन हो, ये दोनों उसमें कांस्टेंट था, मतलब फिक्स था। समझ रहे हो ना, इस लाइन का मतलब ये है। The understanding of what groups organism included under these kingdoms have been changing. The number and nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over the time. तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अलग अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने अलग अलग तरीके से इन किंगडम क्लासिफिकेशन को इम्प्रूव किया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा मैंने, एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन वाज नॉट किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया, प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में, है ना। और एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, रेड ब्लडेड एनिमल्स में और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है, जिसे हम लोग इनेमा और एनिनेमा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहीं किंगडम नहीं आ रहा। किंगडम के बेसिस पर इन्होंने क्लासीफाई नहीं किया, इन्होंने सिंपल कह दिया कि प्लांट के 3 कैटेगरीज होंगे और एनिमल्स के 2 कैटेगरीज होंगे। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफाई किया था वो किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था। किंगडम क्लासिफिकेशन किसका था? लीनस का था। लीनस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। ओनली प्लांट एंड एनिमल्स को अलग अलग 2 ग्रुप में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। ये नहीं कहा था कि इनका किंगडम होगा डिफरेंट तरीके से, ठीक है। तो ये चीज मैंने हिंदी में लिखी है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएं। इस टॉपिक को थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा जिससे आगे चैप्टर पढ़ने में आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले लीनस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनस ने दिया था। अब इसमें 2 किंगडम कौन कौन से थे? प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल के द्वारा दिया गया था। हैकल साइंटिस्ट का नेम है, ये सारे साइंटिस्ट के नेम है, ठीक है। और इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम थे? प्लांटी किंगडम था, एनिमेलिया किंगडम था और प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? जिनके पास यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टीज हैं। यूनिसेलुलर मतलब हुआ कि उस ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेल होगी और वो यूकैरियोट होगा, मतलब उसके सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगी, ठीक है ना। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब आप समझ रहे हो ना कि न्यूक्लियस है और हमें वो दिख रही है न्यूक्लियस, मतलब कि उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियस हमें दिखेगा ही नहीं, है ना। तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोकैरियोट, ठीक है। और इसमें देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर इसकी न्यूक्लियस भी हमें दिख रही है। इसमें ये नहीं कह सकते कि न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस है लेकिन हमें दिख नहीं रही है, तो हम लोग ये कहते हैं कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, तो ये प्रोकैरियोट में आ जाता है। अब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो हमें दिख रहे थे, यहाँ पर यूकैरियोट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो यूकैरियोट्स भी रहेगा और यूनिसेलुलर भी रहेगा, तो प्रोटिस्टा उसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिया था। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, ये 3 तो रहेगा ही, साथ में एक और ऐड हो जाएगा मोनेरा। मोनेरा क्या होता है? ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब कि उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगी। इसमें देखिए एक सेल रहेगी और सेल में भी न्यूक्लियस वेल डिफाइंड रहेगी, लेकिन इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहेगी, तो उसको मोनेरा कहते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म के पास प्रोकैरियोट सेल रहती हैं, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहता, वो मोनेरा कैटेगरी में आता है, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था, और आर.एच. विटेकर की क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम्स हैं वो प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और एक और ऐड हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं फंजाई किंगडम, ठीक है। तो ये 5 क्लासिफिकेशन आपको याद रख लेनी है। हमको मेनली पढ़ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है,
लेकिन आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, किस साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया है, और उसमें कौन कौन से किंगडम्स आ रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे होगे ना कि प्लांटी एनिमल किंगडम सब में है, तो वो प्लांटी और एनिमल किंगडम हमारा कांस्टेंट है, जो कि अभी मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन को डिकोड करके बताया है। चलिए इतना आप लोग रिवाइज करिए, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।